मेरा नाम राधिका है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे जिंदगी ने हर कदम पर इम्तिहान दिए। गरीबी मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ती थी, और जैसे यह काफी नहीं था, मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ रखा था। मेरे पिता एक छोटे मोटे दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। स्कूल की किताबें मेरे लिए सपने जैसी थीं, जो कभी पूरे नहीं हुए। इस वजह से मेरी पढ़ाई आधी अधूरी रह गई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे पिता की कमाई और कम होती गई। घर में मेरे अलावा दो छोटी बहनें और एक भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। उन्हें लगता था कि मेरी शादी हो जाए तो घर का बोझ कुछ कम हो जाएगा। लेकिन मेरी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं था। जब भी कोई रिश्ता आता, बात दहेज पर आकर अटक जाती। लड़के वाले मोटी रकम मांगते, और जब हम उनकी शर्तें पूरी नहीं कर पाते तो वे बिना कुछ कहे चले जाते। मेरी माँ का चेहरा लटक जाता और मैं अपने आप को कोसती रहती। हमारे खानदान में कई ऐसी लड़कियां थीं जिनकी शादी बिना दहेज के अच्छे घरों में हुई थी, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। माँ अब मुझ पर ताने कसने लगी थीं। तेरी किस्मत ही खराब है राधिका। तुझे कौन पसंद करेगा? न पढ़ाई न दहेज। ये सुनकर मैं रात रात भर रोती। मैं अपने आप को शीशे में देखती और सोचती कि क्या मैं इतनी बुरी हूं? मैं दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन पढ़ाई की कमी मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। लोग कहते हैं कि अगर दहेज ना हो तो खूबसूरती और पढ़ाई उसकी भरपाई कर देती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक चीज थी, मेरा चेहरा, जो शायद मेरी बदनसीबी के सामने फीका पड़ जाता था। समय बीतता गया और मेरी उम्र बढ़ती गई। अब अच्छे रिश्ते तो क्या, कोई रिश्ता ही नहीं आता था। जो रिश्ते आते उनमें कोई ना कोई कमी होती। या तो लड़का किसी बीमारी से ग्रस्त होता, या फिर उसका कोई और दोष होता। मैंने माँ से साफ कह दिया, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी। माँ गुस्से में कहती, तुझे क्या लगता है कोई राजकुमार तुझे लेने आएगा? ये रिश्ते ही तेरे नसीब में है। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं चाहती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पिता, जो हमेशा मेरे लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे, ऐसे रिश्तों को ठुकरा देते। लेकिन माँ का गुस्सा मुझ पर ही निकलता। तू सारी जिंदगी मेरे सिर पर बोझ बनी रहेगी, माँ चिल्लाती। मेरी और दो बेटियां हैं, उनकी शादी कौन करेगा? ये सुनकर मैं अपने आप को और छोटा महसूस करती। मैं घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, छोटे भाई बहनों की देखभाल, लेकिन फिर भी माँ को मुझ में सिर्फ कमियां नजर आती। मेरे भाई बहन भी अब मेरी शादी की राह देख रहे थे ताकि उनकी बारी आए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मेरे पिता के पास दहेज देने को कुछ नहीं है, तो रिश्ते आना पूरी तरह बंद हो गया। मैं अब टूट चुकी थी। हर रात मैं भगवान से प्रार्थना करती, बस एक रिश्ता दे दो, कहीं दूर का, जहां मुझे इन तानों से आजादी मिले। चाहे लड़का कैसा भी हो, मैं सब सह लूंगी। लेकिन मेरे दिल का एक कोना जानता था कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। फिर एक दिन जैसे आसमान से चमत्कार बरस पड़ा। माँ ने मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत से मेरे रिश्ते की बात की थी। उस औरत ने पहले भी कई रिश्ते लाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार दहेज की दीवार आड़े आ गई। इस बार जब वह आईं, तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने माँ को बताया कि एक बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया है। लड़के वालों ने मेरी तस्वीर देखी और मुझे पसंद कर लिया। सबसे हैरानी की बात, उन्हें दहेज की जरूरत नहीं थी। माँ को यकीन नहीं हुआ। सच में? बिना दहेज? वह बार बार पूछ रही थीं। मैं भी सुनकर सन्न रह गई। इतने बड़े घराने के लोग जो पैसों की कमी नहीं जानते, मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी क्यों करना चाहेंगे? उस औरत ने बताया, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी और कहा कि ऐसी खूबसूरत लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्हें बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत बोली, जल्दी से उन्हें बुलाओ, रिश्ता पक्का करो। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मन में हजार सवाल उठ रहे थे। कहीं कोई छल तो नहीं? इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए? लेकिन मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। जब लड़के वाले मुझे देखने आए, मैं घबराहट से कांप रही थी। कमरे में कदम रखते ही मेरी नजर सामने बैठे नौजवान पर पड़ी। वह इतना सुंदर था कि मेरी सांसें थम गईं। गोरा चिट्टा चेहरा, आंखों में गहराई और एक ऐसी मुस्कान जो दिल को छू ले। क्या यह वाकई मेरा रिश्ता था? हमारी नजरें सिर्फ एक पल को मिलीं, लेकिन उस एक पल में मेरा दिल धड़क उठा।
उसी मुलाकात में लड़के ने, जिसका नाम था अर्जुन, अपनी माँ के कहने पर मुझे सगाई की अंगूठी पहना दी। वह अंगूठी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखती ही रह गई। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटीं। कुछ ही हफ्तों में मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। मेरी ससुराल से मेरा दुल्हन का जोड़ा आया, जो इतना शानदार था कि मैं उसे देखकर दंग रह गई। मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े घराने में हो रही है। शादी का दिन आया। मैं दुल्हन बनी और जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ झलक रहा था। शादी के बाद मैं अपने छोटे से घर को छोड़कर एक बड़े से महल जैसे घर में आ गई। मेरा कमरा इतना बड़ा था कि मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरी सास ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के घर नहीं, बल्कि स्वर्ग में आ गई हूँ। पहली रात को अर्जुन मेरे पास आया। उसने मेरा घूंघट उठाया और मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। उस रात उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं खुद को सपने में महसूस करने लगी। मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें जैसे हवा में गायब हो गईं। कुछ दिन बाद अर्जुन ने मुझसे कहा, राधिका तैयार हो जाओ, हम हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं। यह सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर, इतनी खूबसूरत जगह जाऊंगी। हम मालदीव पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूं। अर्जुन ने एक शानदार रिसॉर्ट में कमरा बुक किया था। कमरा इतना खूबसूरत था कि मैं उसे देखती रह गई। अर्जुन ने मुझसे कहा, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही सो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत फिर से कोई नया मोड़ लेने वाली थी। शाम ढल चुकी थी जब मेरी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था और अर्जुन अभी तक लौटा नहीं था। मेरी पेट में भूख की चुभन बढ़ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे वहां की भाषा नहीं आती थी, न ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगवा सकूं। मैं कमरे में इधर उधर टहलती रही, खिड़की से बाहर झांकती रही, पर अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। रात गहरी हो चली थी और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस अनजान देश में मैं बिल्कुल अकेली थी। न मुझे वहां के रास्तों का पता था, न ही यह मालूम था कि अर्जुन कहाँ गए और अभी तक क्यों नहीं लौटे। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा शायद अर्जुन आ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने एक अनजान विदेशी आदमी खड़ा था। उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, आप अर्जुन की पत्नी हैं? मैंने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी बात उसे शायद समझ नहीं आई। वह कुछ बुदबुदाया और चला गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं इतनी जल्दबाजी में भारत से निकली थी कि किसी का नंबर तक नहीं लिया था। अब मैं अर्जुन को कैसे ढूंढूं? क्या वह मुझे छोड़कर कहीं चले गए? मैं अब भी इन्हीं सवालों में उलझी थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। वही विदेशी आदमी वापस आया था। इस बार उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुझे अपने साथ एक अस्पताल ले जाया, जहां उसने बताया कि अर्जुन होटल की गाड़ी से कहीं गए थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक हादसा हो गया। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसने कहा। मेरे कानों में जैसे बिजली गिरी। उसने आगे बताया कि गाड़ी में आग लगने की वजह से शव पूरी तरह जल चुका था और उसे पहचानना नामुमकिन था। मैं पागलों की तरह रो रही थी। मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। होटल के मैनेजर ने कहा, आप अपने घर वालों को फोन कर लो, उन्हें खबर कर दो। लेकिन मेरे पास तो कोई नंबर नहीं था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, न यह कि मैं वापस भारत कैसे जाऊंगी, न ही अर्जुन के घर का पता। मैं वापस होटल के कमरे में लौटी और अपना सामान खंगालने लगी। लेकिन मेरा पासपोर्ट गायब था। मेरे हाथ पांव फूल गए। न मेरे पास पैसे थे, न पासपोर्ट, और न ही अब अर्जुन। यहां तक कि मुझे वहां की भाषा भी नहीं आती थी। अस्पताल वालों ने शव देने से मना कर दिया, क्योंकि इसके लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। होटल का मैनेजर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बिना पासपोर्ट के यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारे पति ने सिर्फ आज रात तक का किराया दिया था। सुबह तुम्हें यह कमरा खाली करना होगा। यह सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई।
मैं भूखी थी, दुख से टूटी हुई थी, और अब यह नई मुसीबत। मैंने मैनेजर से मिन्नतें की। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी को नहीं जानती। मेरे पति अब नहीं रहे। मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वह बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तुम्हारी समस्या है। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करता हूँ। ये कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया अपने साथ एक वेटर को लेकर, जिसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने थाली मेरे हाथ में थमाई और बोला, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। सुबह तुम्हें हर हाल में कमरा खाली करना होगा। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरा मन सिर्फ रो रहा था। मेरे सामने सिर्फ अंधेरा था। मैं यह सोचकर परेशान थी कि इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी। मैं रोते रोते कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह मैनेजर फिर आया और बोला, कमरा खाली करो। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने उससे गुहार लगाई, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं कुछ भी कर लूंगी, सफाई बर्तन जो भी हो। उसने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं आती, न ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है। यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं देगा। वह जाने लगा, लेकिन फिर रुका और बोला, एक रास्ता है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे रहने और काम का इंतजाम कर सकता हूँ। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं डरते डरते उसके साथ चली गई। वह मुझे एक पुरानी सी इमारत में ले गया जहां छोटे छोटे फ्लैट थे। उसने एक फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और एक सांवली लेकिन आधुनिक कपड़ों में सजी एक लड़की बाहर आई। वह मैनेजर से अंग्रेजी में बात करने लगी। मुझे अंदर ले जाया गया जहां और भी लड़कियां थीं जो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां की लड़कियां मुझे देखकर आपस में किसी अनजान भाषा में बात कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वह सांवली लड्डे मुझे एक कमरे में ले गई। वहां एक दूसरी लड़की ने मेरे बाल काटने शुरू किए। मैं हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उन्होंने मेरा पूरा लुक बदल दिया। मुझे छोटे छोटे कपड़े पहनाए गए जो मैंने पहले कभी नहीं पहने थे। मुझे लगा शायद मुझे किसी घर में नौकरी मिलेगी, लेकिन मेरे मन में डर भी था कि कुछ गलत हो रहा है। 1 घंटे बाद मैनेजर 4 विदेशी मर्दों के साथ कमरे में आया। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। मेरे दिल में घंटियां बजने लगीं। तभी एक आदमी ने मैनेजर को पैसे दिए। मैनेजर ने खुश होकर मुझसे कहा, इनके साथ जाओ। मैं सन्न रह गई। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत हाथों में फंस चुकी थी। मैंने चिल्लाकर मना किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैनेजर गुस्से में बोला, चुपचाप चल, वरना तुझे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे गाड़ियों के सामने खड़ा कर देंगे। मेरा दिल डर से कांप रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर उनमें से एक आदमी को थमा दिया। वह मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। वहां मुझे सच्चाई का पता चला। ये लोग लड़कियों से गलत धंधा करवाते थे। मैं हर दिन रोती मना करती, लेकिन मुझे मजबूरन वह सब करना पड़ रहा था। मेरी जिंदगी जैसे नरक बन गई थी। हर रात मैं अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोचती थी कि काश मेरी जिंदगी में यह सब न हुआ होता। काश अर्जुन का हादसा न हुआ होता, या काश मेरी शादी ही न हुई होती। मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक बार जब मैंने उस गंदे धंधे से इनकार किया, तो उस मैनेजर ने मुझे इतना मारा कि मेरा चेहरा सूज गया। मुझे ठीक होने में कई दिन लगे। उस मार ने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। मैं जानती थी कि यह काम मेरे लिए जहर था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। डर और मजबूरी ने मुझे जकड़ रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल गुजर चुका था और मैं उस नरक में जी रही थी। एक दिन एक ग्राहक मुझे उसी रिसॉर्ट में ले गया जहां मैं और अर्जुन हनीमून के लिए आए थे। काम खत्म होने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली, तो सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने अर्जुन खड़ा था, जिंदा। उसे देखकर मेरे दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुशी पल भर में धूल में मिल गई। मैंने देखा कि वह एक दूसरी लड़की के साथ था, जो उसे प्यार से रोहन बुला रही थी। वह लड़की उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसकी नई दुल्हन हो। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। यह सब क्या था? मैंने एक वेटर से पूछा और उसने बताया कि यह जोड़ा हनीमून मनाने आया है। मेरे मन में शक का बीज और गहरा हो गया। मैंने थोड़ा इंतजार किया और चुपके से अर्जुन का पीछा किया। वह बाहर एक आदमी से बात कर रहा था। मैं एक खंभे के पीछे छिप गई और उनकी बातें सुनने लगी।
जो मैंने सुना उसने मेरी दुनिया हिला दी। अर्जुन उस मैनेजर से कह रहा था, इस बार भी वही पुराना प्लान। मैं इस लड़की को कहूंगा कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, उसका पासपोर्ट और पैसे ले जाऊंगा। फिर तुम रात को आकर उसे बता देना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, तुम कमाल हो रोहन। सेठ जी तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने अब तक कितनी ही लड़कियों को इस जाल में फंसाया है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मेरी पूरी जिंदगी एक धोखा थी। अर्जुन, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, एक ठग था। वह गरीब लड़कियों से झूठी शादी करता था और उन्हें इस गंदे धंधे में धकेल देता था। मैं गुस्से और दुख से कांप रही थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैं उस लड़की को बचाऊंगी जो इस बार उसके जाल में थी। मैं दौड़कर उस कमरे में गई जहां वह लड़की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और मैंने अपना नाम राधिका बताया। उसने अपना नाम काव्या बताया। मैंने उसे सारी सच्चाई बताई। अर्जुन का धोखा, उसका झूठ और यह पूरा जाल। काव्या को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, रोहन ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे समझाया, मैं जानती हूं मेरी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने पिछले 1 साल में इतना कुछ देखा है कि अब मैं सच को पहचान सकती हूं। सौभाग्य से मैंने अर्जुन और मैनेजर की बातचीत की चुपके से वीडियो बना ली थी। मैंने वह वीडियो काव्या को दिखाया। उसे देखकर वह सन्न रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, जल्दी से अपना पासपोर्ट और कुछ पैसे अपने पास रख लो। अगर तुम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हो तो अभी मौका है। काव्या ने मेरी बात मानी और अपना पासपोर्ट छिपा लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया। उसने काव्या से कहा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी लौटूंगा। उसने काव्या का पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नहीं मिला तो वह थोड़ा घबरा गया। काव्या ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने हंसकर टाल दिया और चला गया। मैं काव्या के कमरे में छिपी रही। हमने रात का इंतजार किया। रात होते ही मैनेजर आया और उसने काव्या को वही झूठी कहानी सुनाई कि रोहन का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। काव्या ने शांत रहकर कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूं। लेकिन जैसे ही मैनेजर मुड़ा, उसके पीछे पुलिस खड़ी थी। दरअसल काव्या को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। उसने मेरे साथ मिलकर पुलिस को सारी बात बताई थी और वह वीडियो भी दिखाया था। वहां एक भारतीय पुलिस अफसर था जिसने हमारी बहुत मदद की। मैनेजर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूछताछ में सब उगल दिया। अर्जुन, जिसे वह रोहन कहता था, और उसका सेठ भी पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि यह लोग एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे। वे गरीब लड़कियों को झूठी शादी के जाल में फंसाते थे और उन्हें इस गंदे धंधे में धकेल देते थे। पुलिस ने मेरे पासपोर्ट को भी अर्जुन के सामान से बरामद कर लिया। काव्या ने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली राधिका। मुझे भी सुकून मिला कि मैंने एक लड़की को इस नरक से बचा लिया, लेकिन अपने दर्द को मैं नहीं भूल पाई। पुलिस की मदद से हम दोनों भारत लौट आए। एयरपोर्ट पर काव्या ने मुझसे पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? मैंने उसे अपने घर के हालात बताए, कैसे मेरे माता पिता मुझे अब कभी स्वीकार नहीं करेंगे। काव्या ने कहा, मेरे घर का भी यही हाल है। मेरे घर वाले मुझे पहले ही बोझ समझते थे। हम दोनों चुपचाप अपनी अपनी तकलीफों में डूबे बैठे रहे। फिर मैंने कहा, जब हमारे पास कोई सहारा नहीं है तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने। काव्या की आंखें चमक उठीं। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, हाँ, हम साथ रहेंगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद हमें छोटी मोटी नौकरियां मिल गईं। हमने एक छोटा सा किराए का घर लिया और साथ में रहने लगे। हमने एक दूसरे को परिवार की तरह संभाला। मैंने सीखा कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किलें दे, हिम्मत और दोस्ती के बल पर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी हर उस माँ बाप तक पहुंचे जो अपनी बेटियों की शादी जल्दबाजी में कर देते हैं। चमक दमक और पैसे के पीछे मत भागिए। अपनी बेटी का रिश्ता बहुत सोच समझ कर करें। ये दुनिया धोखेबाजों से भरी है जो मासूम लड़कियों का फायदा उठाते हैं। मेरी कहानी सुनकर अगर एक भी लड़की इस जाल में फंसने से बच जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।